2026 में महाराष्ट्र में डीएचएस की एग्जाम आने के चांसेस दिख रहे हैं और शायद डीएमआर भी आएगी एंड कई सारे एग्जाम्स भी आसपास ही नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स भी दिख रहे हैं जो आ रहे हैं, इसके लिए स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। इन दिनों में इसके बारे में पूछा जाता है कि कैसे स्टडी करें, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करें। तब मुझे याद आती है अपने उस टाइम की जब मैंने डीएमआर एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया था। एक एकदम अलग स्मार्ट स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो की थी, शायद किसी ने भी और लोगों ने भी फॉलो की होगी। उसको मैंने फॉलो किया था एंड विद इन 15 टू 20 डेज वो चीज़ मैंने की एंड आई क्रैक डीएमआर इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। और फिर उसके बाद जॉइन किया, जो है हुआ सबको पता है। मैंने कुछ चीज़ें की थी, कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ चीज़ें की थी। सबसे पहले जो चीज़ मैंने की थी ना, मैंने वो सिलेबस ठीक से पढ़ा था। जो नोटिफिकेशन आया था ना उसमें सिलेबस आया था, उसको ठीक से पढ़ा था। उसमें मैंने देखा सब्जेक्ट्स कौन से थे, तो वो थे इंग्लिश, इंग्लिश था उसमें, देन देयर वाज मराठी, फिर उसमें था जीके, एप्टीट्यूड, रीजनिंग वगैरह जो होता है वो सब था एंड देन नर्सिंग का मतलब। सो ये कुछ सब्जेक्ट्स थे। तो मैंने क्या किया, मेरी स्ट्रैटेजी हमेशा सिंपल रहती है, जो चीज इजी है उसको पकड़ो, जो डिफिकल्ट है उस पर ज्यादा टाइम लो। जो इजी है उसको पकड़ो, जो डिफिकल्ट है उसको ज्यादा टाइम, उस पर ज्यादा टाइम करो, उस पर ज्यादा वर्क लो। और मैं कोई ऐसा मतलब आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने की आदत नहीं है, या फिर मैं हार्ड वर्क पे नहीं जाता हूँ, मैं स्मार्ट वर्क पे ज्यादा जाता हूँ। और कम टाइम में स्मार्ट वर्क ही करना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास 15-20 दिन थे। अभी जब फॉर्म फिल किए थे, जो भी प्रोसेस थी उसके लिए अप्लाई तो किया था, बट आई वाज नॉट दैट सीरियस कि एग्जाम आने वाली है। उस टाइम पे मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहा था, बट आई वाज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर दिस। और ऑनलाइन क्लासेस किसी और चीज के लिए एंड काउंसलिंग वगैरह वो सारी चीजें चल रही थी। सो इसका प्रिपरेशन करना है ऐसा नहीं था। बट देन मेरे फैमिली है, मेरी वाइफ है, जिन्होंने मुझे कहा कि भाई अभी एग्जाम आ रही है, कुछ करो, हो जाए तो अच्छा है। आई वॉज नॉट सीरियस, ठीक है चलो। फिर बाद में थिंग्स चेंज एंड देन आई स्टार्टेड उसके उसको अच्छी तरीके से सीरियसली देखने के लिए मैंने स्टार्ट किया। तो फर्स्ट थिंग आई डिड, सिलेबस को ठीक से पढ़ा। अब सिलेबस को जब मैंने देखा कि ये सब्जेक्ट्स है, फिर उसमें मैंने सोचा इंग्लिश तो अपना, इसमें डाउट ही नहीं है, इंग्लिश में अपन स्कोर कर सकते हैं। आई कम फ्रॉम कॉन्वेंट स्कूल, मैंने अपनी स्कूलिंग कॉन्वेंट से की है, तो इंग्लिश का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इंग्लिश ग्रामर का। अगेन हमारे स्कूल में, अगेन आई वुड से स्कूल, मेरे स्कूल में मराठी एकदम टॉप नॉच सिखाया जाता था, और मराठी ग्रामर तो उसका भी कोई विषय नहीं है। मराठी ग्रामर के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएंगे, आई विल डेफिनेटली सॉल्व इट, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, इंग्लिश ग्रामर में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो ये 2020 है ना, 40 मार्क्स तो अपने अपने हाथ में है। रही बात जीके, एप्टीट्यूड और अरिथमेटिक, इस पे थोड़ा काम करना पड़ेगा। जनरल नॉलेज के लिए आई वॉज सम मतलब आई जस्ट लाइक आई एम दैट पर्सन की जो रीड करते रहता है, न्यूज़पेपर हो या फिर कुछ इंफॉर्मेशन लेते रहता हो। तो जनरल नॉलेज का वो थोड़ा सॉर्टेड है, लेकिन जनरल नॉलेज कभी भी इनफ नहीं है, क्योंकि हर एक चीज जनरल नॉलेज, कुछ भी आ सकता है जनरल नॉलेज में। तो वो चीज है। और बेसिकली ऐसे एग्जाम्स में हमें पता है कि ये मिनिस्टर कौन है, वो मिनिस्टर कौन है, उस पर ज्यादा पॉलिटिकल ज्यादा क्वेश्चन होते हैं पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग। देन कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस के रिगार्डिंग, कुछ आर्टिकल्स के रिगार्डिंग, राइट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस होते हैं। देन उसके बाद स्पोर्ट्स, और जो करंटली चीजें एकदम हाईलाइटेड है, जैसे उस टाइम पे ओलंपिक्स के बारे में क्वेश्चन आ सकते थे, या फिर वर्ल्ड कप के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकते थे, क्रिकेट के रिगार्डिंग। तो ऐसे कुछ जो हाईलाइटेड चीजें होती है जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते थे, तो वो टॉपिक्स मैंने जस्ट सॉर्ट आउट करके रखे थे। एंड आई जस्ट, मैंने ऐसा नहीं कि दिन रात पढ़ा, मैंने कैसे पढ़ा वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो ये इस पे था कि चलो इसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। एंड नर्सिंग तो अपन ने 4 इयर्स की नर्सिंग की है, बट इसमें कहां से क्या क्वेश्चन आए वी डोंट नो। तो इस तरह से मैंने प्रायोरिटाइज किया। अब मेरा ये पैटर्न रहता था, या फिर मेरी ये स्ट्रेटेजी थी कि इजी से डिफिकल्ट तक जाना है, डिफिकल्ट से नीचे नहीं, इजी से डिफिकल्ट तक जाना है। तो मैंने एक दिन में इंग्लिश का पढ़ा। इंग्लिश में क्या पढ़ा मैंने, फिर मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहती थी, अगर इंग्लिश में पढ़ना है तो इंग्लिश ग्रामर के जो भी सारे टॉपिक्स है, जो भी कंटेंट्स है, सिलेबस है, उन सभी कंटेंट को मैंने देखा। मतलब जो भी लिस्ट थी उसकी उसकी लिस्ट ली, एंड सबके जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है, 5-5, 10-10 क्वेश्चन, ग्रामर के सारे टॉपिक्स के 5-5 क्वेश्चंस मैंने जस्ट सॉल्व करने का ट्राई किया। तो वो एक प्रैक्टिस रही। और
सबसे इंपॉर्टेंट जो बेसिक थ्योरी है इंग्लिश ग्रामर की, उसको मैंने समझ लिया, फिर से रिवाइज कर लिया। अगेन आई वुड से, क्योंकि मेरे स्कूल टाइम में मुझे हमारे जो टीचर थे मेरे, अगेन आई वुड थैंक पानसरे मैम, जिन्होंने मुझे ग्रामर हमें सिखाए थे 8 9 10, और जो मेरे बाकी टीचर्स थे, तो उसमें इतना परफेक्टली उन्होंने हमें सिखाया था, इतना इजी वे में, कि वो अभी भी है। तो ग्रामर में प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये मुझे पता था। तो उसको मैंने जस्ट रिवाइज किया, एंड हर एक टाइप के क्वेश्चन या फिर जो भी सिलेबस है ग्रामर में, जो भी कंटेंट्स है, चैप्टर्स है, सब्जेक्ट, जो भी लेक्चर, उसको मैंने जस्ट प्रैक्टिस किया। देन सेम चीज ग्रामर के बाद इसको मैंने एक दिन लिया। टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, एकदम मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास थे ही नहीं इतने दिन, 15-20 दिन थे जब मैं सीरियस हुआ इस एग्जाम के प्रिपरेशन को लेकर। देन उसके बाद था मराठी। अगेन मराठी का व्याकरण का एक बुक था, ठीक है। तो उस बुक से, और फिर मैंने गूगल से मराठी का सिलेबस लिया, और इसमें कुछ टर्म्स होते हैं जैसे वाक् प्रचार, देन म्हणी, और मीनिंग ऑफ द वर्ड। तो ऐसे कुछ टर्म्स है, ऐसे कुछ टॉपिक्स थे जिसको मुझे थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी था। बाकी जो ऑपोजिट से समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, ये तो होते ही है, बट कुछ वाक्य त्याचं अर्थ काय, अर्थपूर्ण वाक्य बनवणे, देन पंक्चुएशन मराठीमध्ये, हे वो जो टॉपिक्स थे ना, उसको मुझे थोड़ा सा अच्छा करना। तो विद इन 1 डे, अगेन इसको भी एक दिन लिया, इससे ज्यादा नहीं। इसका इसका भी सेम चीज मैंने की, जो बेसिक थियरी है, इसको अभी ये मराठी ग्रामर वगैरह है ना, इस लेवल पे इतने टफ, इतने डीप नहीं आते हैं, ये मेरी समझ थी, और वैसे हुआ। इतना टफ, इतना डीप नहीं आया, एक दो टाइप के क्वेश्चन ज्यादा रिपीटेड आए, तो उससे ये बेसिक, मतलब ये तो डेफिनेटली था कि इतना टफ जो स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे इतना नहीं आता, बट स्कूल लेवल में जिस तरह से टेस्ट लिए जाते हैं उस तरह से आने नहीं वाला है। तो सेम इसका भी मैंने यही किया, हर एक जो टॉपिक्स है उनके 5-5 10-10 जो क्वेश्चंस थे, वो मैंने सॉल्व किया, प्रैक्टिस किया, ताकि जो बेस है, जो बेसिक चीजें हैं, वो बेसिक कंसेप्ट जो है वो अपना परफेक्ट रहे। उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको, मतलब हमें पता है ये क्या है, राइट। तो वो चीज मैंने की। तो यहाँ पे मेरे जो इंग्लिश ग्रामर 20, मराठी 20, ऐसे 40 मार्क्स तो चलो अपने हो गए, मतलब 40 क्वेश्चंस का जो भी है अपना अभी प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से मैंने प्रिपेयर किया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, जीके जो है, जनरल नॉलेज, इसका तो जितना भी आप स्टडी करो उतना कम है। तो यहाँ पे इसमें जो बेसिक्स है ना, जैसे मिनिस्टर्स, मतलब पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग जस्ट गूगल पे मैंने ना, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये इसके लिए कोई बुक वगैरह मैंने रेफर नहीं की थी, गूगल का यूज किया था, 100% गूगल का यूज मैंने किया था। पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग, करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग, जो भी पॉइंट्स आते हैं ना एग्जाम के लिए, तो इस पर भी। देन स्पोर्ट्स एंड कल्चर के रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं। तो वो तो जो बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, एक्चुअली वो टॉपिक्स भी मैंने गूगल से ही निकाले थे, एंड स्टडी भी उनका गूगल पे ही किया था। एंड पॉलिटिक्स, मतलब हमारे टाइम पे आई रिमेंबर कि एजुकेशन मिनिस्टर उस टाइम भी धर्मेंद्र प्रधान ही थे, तो उनके ऊपर क्वेश्चन था। तो वो बिकॉज मैंने वो तो जिस दिन एग्जाम था उस दिन मॉर्निंग में मैंने पढ़ा था, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे मॉर्निंग शिफ्ट में मेरे वाइफ की एग्जाम थी, और मेरे एग्जाम इवनिंग शिफ्ट में थी। तो उनको भी कुछ मिनिस्टर का कुछ क्वेश्चन पूछा था, तो उन्होंने मुझे कहा था कि ये ऐसा क्वेश्चन आया था इसमें, तो आप पढ़ के जाओ। तो मैंने जस्ट उस टाइम पे मैंने गूगल पे ही पढ़ा था, एंड वो क्वेश्चन आया, और उसका आंसर हमने करेक्ट दे दिया। तो जीके के लिए मैंने इस तरह से, क्योंकि मेरे पास अगेन दिन टाइम कम था, तो मैंने ये चीज की। जनरल नॉलेज का ठीक है, सॉर्टेड है, और ये चीज मुझे पता थी, मैंने माइंड में रख दी थी कि जनरल नॉलेज ऐसा टॉपिक है जो आपको लास्ट तक जस्ट आपको रीड करना है, समझना है, रीड करना है। उसमें क्या कुछ कंसेप्ट वगैरह दिमाग लगाने के नहीं, जस्ट रीड करना है और नॉलेज ले लेना है, ठीक है। इस तरह से जीके मैंने लिया। फिर उसके बाद है लॉजिकल रीजनिंग और अरिथमेटिक। लॉजिकल रीजनिंग या एप्टीट्यूड बोलो या अरिथमेटिक, ठीक है। तो ये जो टॉपिक्स है ना, इसके लिए मैंने 2 से 3 दिन लिए। आई टुक 2 to 3 days, ठीक है, 2 से 3 दिन लिए। और इन 2-3 दिनों में मैंने किस तरह से ट्रिक्स पे ध्यान दिया कि क्या ट्रिक्स यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एंड किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन से ट्रिक्स यूज करने हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, एंड जो रूल्स है इसमें,
21 रूल्स, आई थिंक उसमें 21 रूल्स है, आज भी मुझे याद है, हाँ 21 रूल्स जो थे उसके अरिथमेटिक के जो बेसिक रूल्स थे वो मैंने याद कर लिए, समझ लिए, अगेन रिवाइज कर लिए। फिर उसके बाद ट्रिक्स पे ध्यान दिया मैंने, वो ट्रिक्स जो है छोटे छोटे मैंने लिख के रखे थे एक A4 शीट पे, अभी मेरे पास वो है नहीं, बट वो ऐसे मैं लिख देता था ताकि मुझे याद रहे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मैंने समझ लिया, ट्रिक्स मैंने समझ लिया कि कौन सी ट्रिक्स यूज करके आप किस तरह से किस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, एंड बेसिक रूल्स जो है अरिथमेटिक में उनको मैंने समझ लिया, ध्यान में रख लिया। आप मान लो कि काइंड ऑफ रट्टा ही मार लिया उन रूल्स का, ताकि उस टाइप के या फिर कोई भी क्वेश्चन जिसमें वो कोई रूल फिट होता है तो उसको मैं सॉल्व कर पाऊं। तो इस तरीके से 2 से 3 दिन मैंने इसके लिए टाइम लिया, लॉजिकल रीजनिंग, अरिथमेटिक और एप्टीट्यूड। एक और चीज, अब होता क्या है ना, स्टूडेंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि प्रिपरेशन के लिए बुक कौन सी रेफर करूं, और इसमें लोग मिस्टेक ये करते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, 10-15 बुक्स या फिर 10-15 रिसोर्सेस ढूंढेंगे। नहीं, ये गलत है। मेरे पास एक बुक थी उस टाइम पे जो मैंने ली थी जब 30 दिन बाकी थे, तो उस टाइम पे मैंने ये बुक खरीदी थी। अगर आपको चाहिए तो इसकी लिंक मैं अफिलिएट लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे आप ये बुक परचेस कर सकते हो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर DHS एंड ऑल एग्जाम, तो डेफिनेटली इन महाराष्ट्र, तो आपको ये बुक हेल्प करेगी। उस टाइम पे ना मैंने PR यादव पढ़ी थी, मतलब PR यादव मैंने खरीद के पढ़ी नहीं थी, ना मैंने टारगेट हाई खरीदी थी। ठीक है, इन बुक्स के कुछ PDF थे, इन बुक्स के कुछ PDF थे जो मुझे कोई मतलब किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे मिले या फिर किसी दोस्त ने शेयर किए, तो वो PDF थे। और इस PDF में मैंने ऐसा नहीं कि पूरी बुक ही पढ़ी, नहीं, कुछ हाईलाइटेड चीजें ही मैंने पढ़ी थी, और टारगेट हाई तो नहीं पढ़ी। PR यादव से काफी चीजें मैंने कंटेंट्स मैंने, अभी 15 दिन में आप कितना ही पढ़ोगे ना, तो जो मुझे लगा, अब PR यादव मैंने सिर्फ नर्सिंग के लिए, तो जब नर्सिंग की बात करेंगे तब हम इन बुक्स पे आएंगे। ठीक है, तो इतने बुक्स, बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि बहुत सारे बुक्स देखेंगे, फिर उसके बाद मल्टीपल मल्टीपल चैनल्स देखेंगे या फिर बिंज वॉच करते बैठेंगे। ठीक है, फिर मल्टीपल लोगों से गाइडेंस लेने का सोचेंगे, या फिर इनसे पूछेंगे उनसे पूछेंगे, इनकी स्ट्रैटेजी उनकी स्ट्रैटेजी। नहीं, मैंने क्या किया, अपनी स्ट्रैटेजी बनाई और अपने तरीके से चीजों को हैंडल करने का, कंट्रोल करने का। अभी क्या होता है ना, सबसे डिफिकल्ट चीज होती है अपने आप पे कंट्रोल रखना, खुद पे कंट्रोल रखना। आप बहुत सारा मटेरियल आपको मिलेगा, बहुत सारे स्टडी रिसोर्सेज आपको मिलेंगे, लेकिन एक कंप्लीट स्टडी करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका टाइम लिमिट भी आपको समझना बहुत जरूरी है। मेरे पास, मुझे पता है 15 से 20 दिन है, तो इन 15 से 20 दिनों में मैं इतना बुक पढ़ ही नहीं सकता हूँ, पॉसिबल ही नहीं है। कैसे भी करो, अगर पढ़ भी लूंगा तो फिर वो सिर्फ पेजेस टर्न करना ही होगा, उतना क्वालिटी स्टडी होगा ही नहीं 15-20 दिनों में। सो इसलिए ये चीजें मैंने करना बंद कर दिया। ठीक है, और उस टाइम पे मैंने क्या किया, जो इंपॉर्टेंट, अभी ये देन नर्सिंग पर हम आते हैं, ये मिस्टेक आपको करना नहीं है, 10 से इतने बुक्स मल्टीपल ये चीज नहीं करने हैं। एक ही कुछ बुक ले लो, जैसे मैंने कहा कि मैंने ये बुक ली थी, और इसी बुक से फिर जो अरिथमेटिक, जनरल नॉलेज वगैरह, जो भी छोटी छोटी चीजें जो मुझे प्रैक्टिस करनी थी, इंग्लिश ग्रामर वगैरह, वो मैंने प्रैक्टिस कर ली। ठीक है, एंड देन फिर उसके बाद मैं आया नर्सिंग पर। अब एक दिन मैंने इंग्लिश के लिए दिया, एक दिन मराठी के लिया, 3 दिन मैंने लिए थे अपना अरिथमेटिक, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह, तो 5 दिन तो यहाँ पे मेरे 15 दिन में से खत्म हो गए। ठीक है, फिर मेरे पास थे 10 दिन। तो इन 10 दिनों में व्हाट डिड आई डू, ये जो बुक मेरे पास थी, और फिर PR यादव का PDF, PR यादव का PDF, एंड एक जो मेरी बुक है वो, तो ये जो बुक थी, इस बुक में ना प्रिसाइज है, इस बुक में क्वेश्चंस है, क्वेश्चन पेपर्स है। तो इन बुक्स में से जो भी क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सिर्फ मैंने वो पढ़े, प्रैक्टिस किए, इसमें ऐसे कोई चैप्टर वगैरह नहीं है। ठीक है, तो वो मैंने प्रैक्टिस किए। और ये जो PR यादव है ना, तो मेरे पास वो PDF था जिसमें पॉइंट्स जो है हाईलाइटेड थे, तो उस PDF में से जो भी हाईलाइटेड पॉइंट्स है, जिस जस्ट लेक्चर्स में से वो हाईलाइट किए। अब इसके बाद ना, इस बीच में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेरी सिलेबस कॉपी थी 1st to 4th ईयर की, तो उस सिलेबस कॉपी में
स्टडी करते टाइम ही, मतलब ड्यूरिंग कॉलेज टाइम ही मैंने कुछ नोट्स ऐसे बनाए थे, स्टार वगैरह करके रखे थे जो इंपॉर्टेंट है आ सकते थे। तो वही टॉपिक्स मैंने इस पीआर यादव के, और उसमें भी हाइलाइट्स थी तो वो पढ़े थे। अब इसमें क्या है ना, मैंने ज्यादातर टाइम दिया था मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, फिर उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, देन पीडियाट्रिक्स, दैट इज अगेन सीएचएन एंड ओबीजी। इन टॉपिक्स पे मैंने, इन सब्जेक्ट्स पे मैंने ज्यादा टाइम दिया। सबसे ज्यादा मैंने एमएसएन का पढ़ा था, और देन फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग भी। अब एमएसएन में ही एनाटॉमी के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग क्योंकि प्रोसीजर और जो भी हम स्किल के रिलेटेड है नर्सिंग स्किल का, वो सब फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में होता है। और गवर्नमेंट एग्जाम में, ऐसा देखा गया है कि कम्युनिटी, ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग या फिर पीडियाट्रिक्स जिसको हम बोलते हैं, उनके रिलेटेड क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। तो वैसे मैंने प्रायोरिटाइज करके देन सबसे पहले मैंने ज्यादा टाइम एमएसएन को दिया, फिर उसके बाद जो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, फिर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग एंड देन ओबीजीवाई, और फिर साइड बाय साइड फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग। इस तरह से मैंने इन सब्जेक्ट्स पे ज्यादा टाइम देकर, फिर जो पूरे आगे जो 10 दिन थे ना, उसमें से आई थिंक 7-8 दिन में मैंने ये पढ़ाई कर दी थी। इन द सेंस उनके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी इस पीडीएफ में हाईलाइटेड थे, और जो मेरे सिलेबस कॉपी या फिर जो भी मैंने रखा था ना सिलेबस कॉपी में, उनमें जो स्टार करके रखे थे उनके अकॉर्डिंग मैंने सिर्फ ये पढ़ा था। अदर देन दैट दूसरी कोई बुक या फिर ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था। एंड जो बुक मैंने अभी दिखाई थी, उसमें से जो क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन या फिर जो क्वेश्चन पेपर है, वो मैंने प्रैक्टिस किए थे। तो इस तरह से, अभी टाइम कम है तो क्या करें, तो इस तरह से मैंने स्टडी किया था। ये चीज आई वेंट थ्रू इट। तो ये करके देखो, इससे तो मेरा 100% सिलेबस तो कवर नहीं हुआ था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, 100% सिलेबस नहीं कवर नहीं हुआ था। बट मेरा ये थॉट था कि मैं जितना भी करूं वो 100% हो, जितना भी मैं स्टडी करूं वो 100% हो। उसके ऊपर अगर उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर मुझे आना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरी स्ट्रेटेजी थी। इस तरह से फिर मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस या फिर मैक्सिमम टॉपिक्स, मैक्सिमम सिलेबस कवर करने की कोशिश की। एंड दिस इज हाउ, फिर ये जो 7-8 दिन में, देन अगेन मेरे पास 3 दिन थे, तो उसमें मैंने रिवीजन किया। फिर रिवीजन के लिए एक और चीज मैंने की थी इसके साथ, पीआर यादव और ये बुक्स के साथ, मेरे पास हमारा जो मेडिकैमी ऐप है, उस पे मैंने, उस पे हमारे 6000 एमसीक्यूज है। तो इन सारे के सारे एमसीक्यूज मैंने ही सॉल्व किया, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम भी नहीं था। वीडियोस बनाने थे, काउंसलिंग थी, काफी कुछ चीजें थी, तो इतना टाइम नहीं मिला। बट उसमें से कुछ क्वेश्चंस जो थे ना, मैंने वो सॉल्व किए, एमसीक्यूज जो थे मैंने सॉल्व किए। अब ये मुझे किस तरह से हेल्प किया, क्योंकि इन एमसीक्यूज में ना सॉल्यूशंस भी है और डिटेल सॉल्यूशंस है, इसमें आंसर से, इसमें डायग्राम से, क्यों ये आंसर सही है उसका पूरा एक्सप्लेनेशन है। तो इससे क्या हुआ, जो भी मैंने हाइलाइट्स पढ़े थे, जो इंपॉर्टेंट पढ़े थे पीडीएफ से और ये बुक से, तो उस पे अगेन मेरा काइंड ऑफ रिवीजन हुआ। तो लास्ट से 2-3 दिन में ये चीज मैंने की थी, सिर्फ एमसीक्यू सिर्फ पढ़ना, कोई भी रैंडमली कोई भी मॉक टेस्ट लेके फिर एमसीक्यू सॉल्व करने का मतलब प्रैक्टिस किया। एंड देन उसमें सॉल्यूशंस, जो भी सही थे आंसर्स उसका भी सॉल्यूशन देखा, जो गलत थे उसके भी सॉल्यूशन मैंने देखे और पढ़े। तो इससे डबल रिवीजन हुआ। तो 15 डेज में इस तरह से मेरा स्ट्रेटेजी रही। एंड एग्जाम के दिन मॉर्निंग तक फिर मैंने जीके का थोड़ा सा रीड कर लिया था। एंड दिस इज हाउ, जो सिलेबस था, इस तरह से जो सिलेबस था, ये सिलेबस, इस सिलेबस को मैंने 15 डेज में प्रिपेयर किया। एंड देन फिर उसके बाद रिजल्ट्स आए, देन उसके बाद नॉर्मलाइजेशन हुआ। नॉर्मल जो मेरा रिजल्ट था उसमें और नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था, ज्यादा डिफरेंस नहीं हुआ। कई सारे लोगों के मार्क्स कम हुए, कई सारे लोगों के बहुत सारे मार्क्स ज्यादा हुए, लेकिन मेरा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। नॉर्मलाइजेशन के बाद भी कुछ प्रॉब्लम थे, कुछ क्वेश्चन गलत थे या फिर ऐसा कुछ हुआ था, तो उसके बावजूद भी मेरे बहुत ज्यादा मार्क्स बढ़े नहीं या फिर घटे नहीं, नॉर्मल था। ठीक है, तो एग्जाम ही इस तरह से हमने दिया था। स्ट्रेटेजी ऐसी बनाई थी कि यहां पे तो अपने को 0 नहीं आना चाहिए, यहां पे तो मार्क्स नहीं जाने चाहिए, और यहां पे मैक्सिमम लाना है। एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड मार्क्स जाएंगे तो इस पे जा सकते हैं, क्योंकि यू नेवर नो इसमें क्या किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें जाने के चांसेस है और इसमें थोड़े से जाने के चांसेस है। तो इस तरह से मैंने स्ट्रेटेजी ली थी कि जो हाथ में उसको छोड़ना ही नहीं है, जो डिफिकल्ट है उस पर ज्यादा टाइम देना है,
और इस तरह से 15 डेज को डिवाइड करके देन आई स्टडीड एंड देन एग्जाम हुई, एग्जाम क्रैक कर लिए एंड फर्स्ट राउंड में ही हमारा सिलेक्शन हो गया। दैट इज हाउ आई क्रैक्ड डीएमईआर इन फर्स्ट अटेम्प्ट। अब ये स्ट्रेटेजी थोड़ी सी सभी को मतलब ये यूजफुल रहेगी नहीं रहेगी, आई डोंट नो। आप किस तरह से उसको एग्जीक्यूट करते हो ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ मिस्टेक्स आपको अवॉइड करने बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कहा ना कि आपको बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत नहीं, बट हमारे जो स्टूडेंट्स नर्सेज जो होते हैं ना, वो रिसोर्सेज मल्टीपल रिसोर्सेज पे जाते हैं। मल्टीपल रिसोर्सेज की आपको जरूरत नहीं, आप एक बुक पकड़ो, एक बुक पकड़ो और उसी को अच्छे से पढ़ो। आप एक रिसोर्स पकड़ो और उसी को अच्छे से पढ़ो। और जरूरत नहीं कि अगर यही बुक, जैसे मेरे पास टारगेट हाई है या फिर पीआर याद है तो ही मैं कर पाऊंगा, नहीं, ऐसी ऐसा कोई नहीं। मैंने आपसे कहा, मैंने कुछ टॉपिक जो है मैंने गूगल से सिलेबस निकाल के गूगल पे ही पढ़ा हो, जीके मराठी के वगैरह। तो वो इस प्रकार से थोड़ा सा स्मार्ट वर्क आप कर रहे हो। बुक्स आप हर जगह कैरी नहीं कर सकते, आपका फोन आप कैरी कर सकते हैं। अगेन आउट से पीआर यादव का मेरे पास पीडीएफ था, वो भी किसी ग्रुप पे था तो मैंने डाउनलोड कर लिया था, और वो उससे पहले डाउनलोड कर लिया था ताकि देखेंगे उस पे कुछ वीडियो वगैरह बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट वो मेरे ही काम आया एंड मैंने वो पढ़ के देन एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया। तो हाँ, और अगेन जो हमारी मॉक टेस्ट या फिर जो टेस्ट सीरीज थी मेरे 6000 कुछ एमसीक्यूज की, तो उसने भी मुझे बहुत हेल्प किया एंड ये मेरे सक्सेस का या फिर एग्जाम क्रैक करने के लिए ये मेरा रीजन था या फिर मेरा बेस्ट था। मैंने बहुत ज्यादा चीजें ट्राई नहीं की, मैंने बहुत ज्यादा चीजों को कॉम्प्लीट करने की कोशिश नहीं की। इजी रखा, सिंपल रखा, और सिंपल रूल्स से सिंपल चीजें थी। ज्यादा ऐसा नहीं कि मैं 8-8 10-10 घंटे पढ़ रहा हूँ, ऐसा भी नहीं था। जब भी मुझे टाइम मिलता था, क्योंकि देर आर डिफरेंट थिंग्स, काफ़ी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं वो करना है, बीइंग अ यूट्यूबर अगेन, फिर उसके साथ काउंसलिंग, कई सारी चीज़ें। तो मोस्टली, और जब भी मैं पढ़ाई करता था उसमें मैंने टोटल 1 घंटा मैंने एट ए टाइम नहीं पढ़ा, मैं 45 मिनट्स का गैप था, एक 45 मिनट्स का स्लॉट, फिर उसके बाद थोड़ा गैप, अगेन 45 मिनट, सो एट अ टाइम कंटिन्यूअसली 45 मिनट से ज्यादा मैं कभी स्टडी के लिए बैठा नहीं हूँ। फिर थोड़ा गैप लेके फिर रिवाइज करके, पिछली बार जो रिवाइज थोड़ा किया, फिर देन स्टडी। तो इस तरह से करके करके देन वो 15 डेज में मैंने मतलब थोड़े से अपने आप को पुश किया एंड देन आई प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, और एग्जाम क्रैक कर ली एंड अभी हमने डीएमआर ज्वाइन कर लिया। सो आई होप ये जो स्ट्रेटेजी है, अगर आपके पास टाइम कम है या फिर आपको लगता है कि कैसे प्रिपेयर करें, तो अगर इस तरह से 15 डेज में, 15-20 डेज में भी अगर प्रिपेयर किया जा सकता है, कुछ जुगाड़ लगाया जा सकता है, तो आपके पास अभी तो बहुत टाइम है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, क्या होता है ना, हम सिर्फ थिंक करते हैं या फिर मल्टीपल रिसोर्सेज ढूंढने में लगते हैं या फिर कोचिंग ढूंढने में लगते हैं। मेरे पास कोई कोचिंग नहीं थी, मैंने कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी, ठीक है। अगर की होती है, जिस तरह से आज कोचिंग का ये चलता है ना, तो अगर मैंने कोई कोचिंग ली होती तो मेरे होर्डिंग्स उन कोचिंग्स पे रहते। वैसा कुछ था नहीं, किया नहीं, तो कोचिंग नहीं थी। तो आप भी अपना स्ट्रेटेजी बना के कर सकते हो। तो आज का यही प्रॉब्लम है, तो बच्चे बहुत सारे रिसोर्सेज ढूंढते हैं, कोचिंग ढूंढने बैठते हैं, सिर्फ थिंक करके ही बैठते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं। तो एक्शन लेना बहुत जरूरी है। और इसमें क्या है ना, सिर्फ नॉलेज लेना, ये पढ़ो, सिर्फ नॉलेज ही नहीं, उसमें रिवाइज किस तरह से आप करते हो, प्रैक्टिस किस तरह से करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें दो चीजें मैंने बताई कि एक बुक जो मैंने यूज की थी, अगर आपको चाहिए तो उसका लिंक मैं दे दूंगा, और 6000 एमसीक्यूज भी मैंने यूज किए थे। पूरे नहीं सॉल्व किए थे, थोड़े ही कर पाया था बिकॉज टाइम ही कम था। तो उसकी वो अगर आप चाहते हो तो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो आई होप कि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो। एक रॉ वीडियो बनाने की मैंने कोशिश की, जो मैंने फॉलो किया और जो मुझे याद है कि मैंने क्या क्या किया, तो वो मैंने बताने की कोशिश की। आई डेफिनेटली होप कि इस वीडियो से आपको एक मोटिवेशन मिले, हेल्प मिले कि आप भी किस तरह से स्ट्रैटेजी डिजाइन कर सकते हो, अपनी अपनी स्ट्रैटेजी आपके कैपेबिलिटी के अनुसार एंड स्टडी आप कर सकते हो। इसमें कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई के बारे में सोचना एक बात है, लेकिन करना, एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो कंसिस्टेंटली कुछ दिनों के लिए करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तब जाके आपको रिवॉर्ड मिल सकता है। एंड हार्डवर्क ठीक है, लेकिन स्मार्टली अगर आप करते हो तो अच्छी तरह से और एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आपको शायद मिल सकता है। सो वो डिपेंड करता है अपने अपने एफर्ट्स पे, अपने अपने टैलेंट पे, अपने अपने कैपेसिटी पे। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और हेल्पफुल टॉपिक के साथ। आपको वीडियो कैसे लगा, आपको क्या
मतलब कौन सी स्ट्रैटेजी या फिर कौन सी चीज़ पसंद है, या फिर आपके कुछ डाउट्स है, आपको कुछ कहना है इसके बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हो कि इस चीज़ पे वीडियो बनाओ, ये कैसे पढ़ाई करें उस पे वीडियो बनाओ, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट। दैट्स इट इन दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम। बाय बाय गाइस।